आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 4 शीतल छाया। जो हमारे सब परिवार बुजुर्ग लोग हैं हमारे परिवार में, उनके जो हमारे सिर पर शीतल सघन छाया देते हैं, उनके संबंध में बताते हुए ये कहानी है। यह जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने जो जीवन में उन्होंने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में जो दुख सुख झेले हैं, उन सब का सामना करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। परंतु कभी कभी अपनी ही गलती कर बैठते हैं और उन बुजुर्गों की उपेक्षा और अनादर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें बेघर भी कर देते हैं। तो यह कहानी माता पिता की सेवा से जी चुराने वाले और हमारी जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उनके ऊपर कटाक्ष करती हुई बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का संदेश देती है। कटाक्ष करना मतलब जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, वह अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके साथ रहना उचित नहीं समझती। वह उन्हें हीन दृष्टि से देखते हुए उनका हमेशा अपमान करती रहती है। तो कहानी की जो मुख्य पात्र है नीलिमा, वह हमेशा की भांति मंदिर में लोगों को प्रसाद बांट रही थी। प्रसाद में वह लड्डू बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास गई। उस आदमी ने पूरा प्रसाद न लेकर थोड़ा सा प्रसाद लेकर और अपने सिर से छुआया। तो मंदिर के पास ही जो नीलिमा के पति खड़े हुए थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। अब उन्होंने यह दृश्य देखा कि सभी ने तो प्रसाद ले लिया, परंतु उस व्यक्ति ने वह प्रसाद लेने से मना करते हुए सिर्फ थोड़ा सा लेकर अपने माथे से छू लिया। तो जब कोई इस तरह की अजीब प्रकार की घटना करता है तो हम उसे कौतूहलवश मीन्स उत्सुकता के कारण हम वह उसे गौर से देखने लगे। उन्हें प्रतीत, और जब लेखक ने उन्हें गौर से देखा, गौर से मतलब ध्यान से देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह कोई उनके पुराने परिचित हैं। परिचित मतलब जान पहचान के। और वह सोचने लगे। सोचते सोचते अचानक उन्हें ध्यान आया कि अरे, ये तो नातूखेड़ी के पटेल जी हैं। पर ये यहाँ कैसे? नातूखेड़ी के पटेल जी मतलब जो लेखक हैं, वह वहाँ नातूखेड़ी में स्टेशन मास्टर थे। तो वहाँ जब स्टेशन मास्टर थे उस समय उनकी उन व्यक्ति से मुलाकात हुई होगी। तो वह सोचने लगे कि ये नातूखेड़ी से यहाँ क्यों आए हैं। वह उनके साथ रहते रहते उनसे घनिष्ठता भी हो गई थी। घनिष्ठता होना मतलब गहरी दोस्ती होना, मेल जोल होना। रोज़ वह उनके साथ नाथूराम जी पटेल जी के साथ वह स्टेशन मास्टर वहाँ रहते हुए उनके खेतों पर भी जाते थे। खेतों में जिस प्रकार की उनकी सब फसलें होती थी, उनके साथ रहते हुए देखते हुए घूमते रहते थे। और कुछ ना कुछ वह उनको पटेल जो थे वह उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हुए कुछ ना कुछ सामान भेजते रहते थे। परंतु उन्होंने आज उन्हें इस अवस्था में देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वह अपनी पत्नी नीलिमा को गाड़ी के पास छोड़कर उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। वह उस व्यक्ति के पास गए और कहने लगे, जय राम जी पटेल जी। उनके साथ साथ उनका ध्यान बटाया। चलते चलते उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि वह आप कौन है, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं कोई पटेल नहीं हूँ। और वह अपनी हाथ की लकड़ी को ठक ठक करते हुए आगे बढ़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि मैं अब आपको अच्छी तरह से जानता हूँ काका साहब। आप नातूखेड़ी के भैरू लाल जी ही हैं। आप मुझे बना रहे हैं, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, आप वही हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि चलो अच्छा, मैंने मान भी लिया कि मैं वही हूँ, पर आप कौन हैं? उन्होंने कहा, आप मुझे नहीं पहचाने? मैं नातूखेड़ी वाला शर्मा, आप स्टेशन मास्टर। अच्छा, जो वृद्ध जो थे वो भी पहचान गए और उनको प्रसन्नता हुई उनसे मिलकर। और उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, परंतु वह अपने जो कपड़े थे उनके कपड़ों को के कारण वह उनको गले लगाना नहीं चाहते थे। सिर्फ उन्होंने हाथ ही थाम लिया। लेखक ने कहा, खूब मिलना हुआ बाबू साहब, आप यहाँ इतनी। इस तरह उनकी बातचीत होने लगी और जो वृद्ध थे, जो बुजुर्ग थे, उनका चेहरा विषाद से मतलब दुख के कारण उनका चेहरा भरा आया। वह कहने लगे, सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर के कारण ही मैं इधर हूँ। फिर भी लेखक ने कहा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आप नातूखेड़ी के पटेल हैं, आप पटेल थे, वहाँ पर आपकी सब खेती बाड़ी सब कुछ था, सब अच्छा कारोबार था, आप यहाँ ऐसे कैसे? इस तरह वह उनकी सब अपनी घटना के बारे में उनसे पूछना चाहते थे। उन्होंने कहा कि
मेरी घरवाली जो है वह मर गई। घरवाली के मरने के बाद मैं इस संसार से पूरा विरक्त, मतलब उदासीन होना, विरक्त हो गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण मैंने सब माया मोह छोड़ते हुए अपने जो धन जायदाद थी सब अपने बेटों में बांट दी और कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भी दे दी। तो लेखक ने पूछा फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वृद्ध ने बताया कि जब मैंने जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी तो कुछ समय तक तो दोनों लड़कों ने मेरा अच्छे से देखभाल की, मेरे अच्छे से भोजन पानी की सब कुछ व्यवस्था की। परंतु जब आपस में लोन में झगड़ा होने लगा तो गांव वालों ने समझाया कि अच्छा चलो भोजन की पारी बांध दो। ऐसे इस कहानी से संबंधित आपने बहुत अच्छी मूवी बागवानी देखी है, उसी से संबंधित यह जो कहानी यहाँ आपको दिखाई समझाई जा रही है, लिखी है कि भाई जिस तरह बागवान पिक्चर देखी ना आप लोगों ने, बागवान में किस तरह उनके बेटे उन दोनों का बंटवारा करके दोनों पति पत्नी का, और इस तरह का भी 6 महीने इनके यहाँ 6 महीने एक बेटे के यहाँ। तो उसी तरह जब वो दोनों बेटों को उनके रोटी पानी भोजन पानी देने में व्यवस्था देने में उनको परेशानी होने लगी तो गांव वालों ने समझाया कि चलो अब यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप भोजन की पारी बांध दो। पारी बांध दो मतलब एक दिन इसके यहाँ एक दिन इसके यहाँ। तो वह जो वृद्ध थे एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करते, दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ, परंतु उसमें भी उनके बेटों को परेशानी होने लगी। अब धीरे धीरे वो कहने लगा भाई अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास नहीं। इस तरह लोगों में उनमें परेशानी होने लगी। तो वृद्ध ने उसकी सहन शक्ति से बाहर होने के कारण एक दिन वह घर ही छोड़ दिया। दिल ढल रहा था। अब जब उन्होंने वह लेखक ने काकासा से नाथुखेड़ी के जो पटेल थे उनसे उनकी पूरी आप बीती सुनी और वह वहाँ से चले जाने लगे तो कहने लगे कि आप कहाँ रुकोगे? उन्होंने कहा मैं यहीं पंचमुखी मंदिर में ही सो जाता हूँ, यहीं रुका रहता हूँ। तो लेखक ने कहा अरे आप यहाँ मंदिर में खुले में सोते हैं, इतनी भीषण मतलब बहुत तेज, बहुत इतनी तेज ठंड पड़ रही है, आप इतनी ठंड में इतने खुले में यहाँ कैसे सोओगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बाबू साहब, सब सुरक्षित है यहाँ, जैसे तैसे मैं अपने बुढ़ापे में समय काट रहा हूँ, वैसे भी बुढ़ापे में नींद नहीं आती। लेखक ने कहा कि आप मेरे घर चलिए। उन्होंने सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया पर वह बहुत कहने पर भी मेरे घर नहीं आए। और लेखक ने जब उन काकासा के बारे में ये सब बातें सुनी और अपनी पत्नी नीलिमा को भी बताई तो वह भी बहुत दुखी हुई। आपको कहानी पढ़ते पढ़ते पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा बागवान जैसा ही, कि जिस तरह उनके बेटों के द्वारा वो उनके बेटों के घरों से जब अपने घर को छोड़कर आते हैं दोनों, तो वह जो सलमान खान देखा है ना पिक्चर में, सलमान खान जो है वह अपने जो अमिताभ बच्चन रहते हैं उनको अपने घर लेकर जाते हैं। ठीक इसी तरह की परिस्थिति इस कहानी में भी शीतल छाया में, कि जब लेखक ने देखा कि काकासा बार बार बोलने के बाद भी मेरे घर नहीं आ रहे और उनकी जो पूरी कहानी सुनकर लेखक और उनकी पत्नी नीलिमा दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। वह किसी न किसी तरह उस बुजुर्ग को अपने घर लाना चाहते हैं, क्योंकि वह समझते थे कि बुजुर्गों के जो पूजनीय होते हैं उनकी जो दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि सब कुछ आती है। परिवार पर एक बुजुर्ग का साया शीतल घनी छाया के समान होता है। इन सब बातों को वह दोनों लेखक और उनकी पत्नी समझते थे। तो बार बार जब लेखक के कहने पर वृद्ध उनके घर नहीं आए तो उन दोनों ने एक उपाय सोचा। लेखक ने एक दिन वह वृद्ध मंदिर में गए, उन वृद्ध के पास गए और लेखक उनसे कहने लगते हैं कि बाबा साहब मुझे ट्रेनिंग पर 1.5 माह के लिए बाहर जाना है, मेरी पत्नी नीलिमा घर पर अकेली रहेगी। तो उन वृद्ध ने कहा तो क्या फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आपसे मेरा अनुरोध है कि जब तक मैं ट्रेनिंग पूरी कर नहीं आऊं आप मेरे घर में नीलिमा की सुरक्षा के लिए रहें। वृद्ध कुछ देर तक असमंजस में रहे। उन्होंने अच्छा सोच विचार करा और कहा अच्छा सही है, मैं चलता हूँ, परंतु जैसे ही तुम ट्रेनिंग से लौट के आओगे मुझे यहाँ पहुँचा देना। लेखक ने कहा ठीक है, आप निश्चिंत रहें, जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो जैसे ही लेखक उस वृद्ध को अपने घर लेकर गए, उनकी पत्नी नीलिमा उनकी राह ही देख रही थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक उन्हें घर के अंदर ले गए, उन्हें अच्छे से उनकी सब सेवा शुश्रूषा होने लगी। अब रोज़ वह वृद्ध पूछते कि भैया जी ट्रेनिंग से कब आएंगे? वह झूठा दिलासा देती, आश्वासन देती कि आज आने ही वाले हैं, जबकि वाकई में लेखक कहीं किसी ट्रेनिंग ब्रेनिंग में
नहीं गए थे। वो तो वहीं उन्होंने मंदिर में उन वृद्ध को इस तरह की अवस्था में देखकर उनसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था और वह एक योजना बनाते हुए उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। जैसे ही शाम को लेखक पीछे के दरवाजे से घर में आ जाते, दिन भर सब नौकरी करते और शाम को घर आ जाते। नीलिमा लगातार उन वृद्ध की सेवा कर रही थी। उसकी सेवा करने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई। उनके सूखे चेहरे पर जो मुरझा गया था, अपमान से तिरस्कार से जो बेबस होते हुए उनका चेहरा जो मुरझा गया था, वह उनकी सेवा सुश्रद्धा से चमकने लगा। अचानक 2.5 माह बाद लेखक उनके सामने पहुंच जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भैया जी कब आए आप? उन्होंने कहा, मैं रात को ही आया था, आप सो रहे थे। आपका नीलिमा के साथ समय कैसा कटा? वह कहते हैं कि यह तो साक्षात लक्ष्मी जी है, पिता से बढ़कर मेरा इसने सम्मान किया है। अब मुझे इजाज़त दो, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहता। लेखक कहते हैं कि अरे इसका मतलब तो यह हुआ कि आप हमें पराया समझते हैं, आप इसलिए हमें ऐसा समझ रहे हैं कि हम आप बोझ बने हुए थे। उनसे वृद्ध से कुछ कहते नहीं बना। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उनकी आंखों में एकाएक उनका प्यार देखकर पानी का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने कहा, माफ़ी चाहूँगा बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं बहुत दिनों से अनादर कर रहा था। अब मैं कहीं नहीं जाओगे, यदि तुम भगाना चाहोगे तब भी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों ही हो। और इस तरह कि उनके मुख से दुआएं निकलने लगीं, आशीर्वाद निकलने लगे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध हो गया मतलब भर आया। चौखट की आड़ में जो नीलिमा थी, वह उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। इस तरह जो साफ सुथरे वस्त्रों में सुखी संतुष्ट से जो काका साहब बैठे हुए उनको दुआएं दे रहे थे और लग रहा था कि काका साहब मेरे बाबूजी ही हैं।